हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के बारे में जानेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस जो है ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में ही आता है। ये रिवर्सिबल इनहिबिशंस शो करते हैं। तो इनमें देखा ये जाता है, जो भी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं उनके साथ ये देखा जाता है कि वो हमेशा एंजाइम्स के साथ नॉन कोवेलेंटली एसोसिएशन शो करते हैं और एंजाइम्स के उस स्पेसिफिक रीजन में बाइंड करते हैं, उस इम्पॉर्टेंट रीजन में जाकर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसमें अफेक्ट पड़ता है। इनके साथ एक चीज़ ये देखी जाती है कि चूँकि ये नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डायलूशन करते हैं या अगर आप जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनका जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्स चला जाएगा। मतलब जो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को जो रोक रहे हैं और रिएक्शन जो नहीं हो पा रही है वो रिएक्शन फिर आसानी से होने लगेगी। ठीक, तो ये चीज़ देखी जाती है इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के साथ, जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को पढ़ते हैं। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के केस में देखा ये जाता है कि जो एक नॉर्मल सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है और जो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। इस वजह से ये दोनों ही एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। मतलब दोनों ही कोशिश करते हैं कि हम एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाए। सबस्ट्रेट सोचता है कि हम एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाएं। तो यहाँ पर इस तरीके का देखा जाता है, इसीलिए नाम भी दिया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो दोनों में चूँकि मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, सिमिलरिटी होती है, इसलिए दोनों ही जाकर एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकते हैं, दोनों ही एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। अब होता यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात की जाए, एंजाइम्स के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर्स भी है, और अगर एंजाइम्स के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस एंजाइम्स के साथ अगर इनहिबिटर्स बाइंड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इनहिबिटर्स बाइंड कर रहा है तो यहाँ पर एक EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा। जबकि सबस्ट्रेट के केस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ देखी जाती है कि एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, एंजाइम्स के साथ जो इनहिबिटर्स है वो भी बाइंड कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करता है तो उस केस में यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से प्रोडक्ट मिल जाए। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। तो उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ये जो इनहिबिटर्स है इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दीजिए। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसे कम हो सकती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर डायलूशन कर सकते हैं। डायलूशन का मतलब है कि आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, तो एंजाइम्स जो इनहिबिटर्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, फर्स्ट आप क्या करिए, या तो आप डायलूशन कर दीजिए जिसकी वजह से इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन अब उतनी नहीं रहेगी, तो आसानी से सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से बाइंड करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, मतलब या तो आप डायलूशन कर दीजिए, डायलूशन से होगा क्या कि इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, या फिर ऐसा करिए कि यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दो तरीक़ों से यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किया जा सकता है, या हम कहें कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो इफ़ेक्ट है उसे रिवर्स किया जा सकता है। ठीक, और ऐसा ही पॉसिबल हो क्यों रहा है, क्योंकि ये नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड है, ना कि कोवेलेंटली। एंजाइम्स के साथ अगर ये इनहिबिटर्स कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था।
लेकिन अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो वो इस वजह से क्योंकि ये नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है। ठीक, अब बात ये आती है कि इस कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का Vmax और Km पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस केस में Vmax जो है वो अनचेंज्ड रहती है। अनचेंज्ड का मतलब है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, कैसे हम कह रहे हैं कि अनचेंज्ड होगी। देखिए, शुरुआत की कंडीशन में क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनिबिटर्स है। ठीक, तो यहाँ पर चूँकि दोनों में कंपटीशन होगा और अगर यहाँ पर इनिबिटर्स बाइंड कर गया तो फिर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, Vmax को अचीव करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, जैसे यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर जो Vmax है वो हमें आसानी से मिल जाएगा और आसानी से ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Vmax में कोई बदलाव नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की प्रेजेंस में अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो हमें Vmax आसानी से मिल जाता है। ठीक, तो Vmax में कोई बदलाव नहीं आता है अगर कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होता है तो। Vmax विदाउट इनिबिटर्स भी उतनी ही पहुँच रही थी और इनिबिटर्स के आने के बाद भी उतनी ही पहुँचेगी। ठीक, और फ़र्क बस इतना है कि हमें उसे पहुंचाने के लिए, उस Vmax तक पहुंचने के लिए हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है बस। लेकिन Vmax तो उतनी ही मिल रही है ना, तो Vmax में कोई बदलाव नहीं आया। चेंज कहाँ आया, चेंज आया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अभी कम थी वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट हम किससे कर सकते हैं, Km से। तो यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ रही है, मतलब कि हमें Km की वैल्यू को बढ़ाना पड़ रहा है। Km बढ़ने का मतलब है कि एंजाइम का जो उसके सबस्ट्रेट के साथ जो एफिनिटी है वो थोड़ी सी कम हो जा रही है, इसीलिए हमें कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ानी पड़ रही है। ठीक, ताकि वो इनिबिटर से बाइंड ना करे एंजाइम्स और बल्कि सबस्ट्रेट से बाइंड करे। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के केस में Vmax तो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन Km वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि Km किसको रिप्रेजेंट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। ठीक, Km होती है हाफ Vmax अचीव करने में जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लगती है वही Km वैल्यू होती है। तो अगर हम Vmax में जा रहे हैं तो हमें हाफ Vmax में ही पहुंचना पड़ेगा, पहले हाफ Vmax देन Vmax। तो अगर हम हाफ Vmax में पहुंचेंगे तो हमें उसके लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मतलब कि हमें Km वैल्यू बढ़ानी है। ओके, अब ग्राफ से इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, तो मैक्लिस-मेंटन जो प्लॉट है उसमें अगर आप देखिए ये इनिबिटर्स के एब्सेंस में है, जबकि ये वाला ग्राफ जो है इनिबिटर्स की प्रेजेंस में है। Vmax में चूँकि कोई बदलाव नहीं आता है तो दोनों के केस में अगर आप Vmax देखोगे तो Vmax दोनों के केस में एक ही रहेगा, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, Km वैल्यू में। इनिबिटर्स के प्रेजेंस में Km वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसमें तो Km वैल्यू यहाँ पर है, पर यहाँ पर Km वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक, तो ये मान के चलिए ये Km डैश है। तो शुरुआत में अगर वैल्यू Km थी, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स आया तो ये Km वैल्यू अल्फा से इंक्रीज हो गई। इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 इनिबिटर कंसंट्रेशन अपॉन में एंजाइम्स की जो एफिनिटी है इनिबिटर्स के लिए उससे निकाल सकते हैं। ये तो हो जाता है मैक्लिस-मेंटन प्लॉट के केस में, लेकिन अगर आप लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में देखेंगे तो चूँकि यहाँ पर स्लोप जो होती है वो Km अपॉन Vmax पे डिपेंड करती है, मतलब कि अगर आप Km बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इस तरीके से स्लोप इंक्रीज हो जाती है। इनिबिटर्स के प्रेजेंस में और अब्सेंस में दोनों के केस में Vmax का पॉइंट तो वो रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन Km वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, Km वैल्यू बढ़ने से चूँकि Km बढ़ रही है तो इसलिए यहाँ पे स्लोप बढ़ेगी, इसलिए ये ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इस कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के। तो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स आती है स्टैटिन ड्रग, जो कि इनिबिटर्स होती है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज का। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो है, जो कि इन्वॉल्व होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में।
HMG कोएंजाइम रिडक्टेज ये वो एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और सैटिन ड्रग जो है वो इसी का ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स माना जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम HMG की तरीके होता है, HMG कोएंजाइम एक ही तरीके होता है, इस वजह से ये इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। सेकेंड जो इनहिबिटर्स है वो है मेलोनिन कोएंजाइम मेलोनिक एसिड या मेलोनेट, जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन होगा? मेलोनिक एसिड या मेलोनेट। HMG कोएंजाइम ए का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन होगा? सैटिन ड्रग। और सल्फा ड्रग जो है ये मेनली जो फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है पावा की तरीके है। पावा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसका यूज किया जाता है फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इस पावा का जो स्ट्रक्चर है सेम सल्फा ड्रग के तरीके होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सल्फा ड्रग वहाँ पे होगी तो फिर फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और ये मेनली यहाँ पर जो डाईहाइड्रो ऑप्टेरेट सिंथेज जो एंजाइम्स है उसको ये इनहिबिट करती है, मतलब इस एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है उसको ही इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड का बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस नहीं हो पाता है। और सल्फर ड्रग जो है ये पावा के तरीके ही सेम इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।